कभी कभी हम जो ढूंढ रहे होते हैं वो हमारे बहुत पास होता है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता। कुछ ऐसा ही इस मूवी में भी हुआ। मूवी स्टार्ट होती है एक लड़के ब्रेनेजन से, जो बार में एक लड़की के साथ खड़ा उसे डेट के लिए कन्विंस कर रहा है, और उसी के बिल्कुल साथ एक और लड़की खड़ी है, इन दोनों की बातें सुन रही है। वहीं सामने दो लोग और मौजूद हैं, एक लिटिल और दूसरा एडम, और इनकी बातों से लग रहा है कि जैसे शायद ब्रेनेजन ये सब जानबूझकर कर रहा है उसके साथ खड़ी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, और वो लड़की यानी कि मैग भी इन्हीं की दोस्त है, जिसे वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। आखिर ब्रेनेजन इसमें कामयाब हो जाता है और मैग ये कहकर कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती वहाँ से चली जाती है, और साथ खड़ी वो लड़की कहती है कि इसकी जगह मैं चलूं। सीन शिफ्ट होता है और लिटिल मैग और एडम को साथ चलते चलते बात करते दिखाया जाता है। इनकी बातों से पता चलता है कि ये सब प्लेयर्स हैं। यही अब मैग के पास ब्रेनेजन की कॉल आती है और वो बताता है कि उस लड़की के साथ बात नहीं बनी, मैंने नया शिकार ढूंढा है और वो एक लड़का है, मगर उसे इम्प्रेस करने के लिए मुझे किसी की जरूरत है। मैग कहती है कि ठीक है, लिटिल वहाँ 5 मिनट में पहुंच जाएगा। दरअसल लिटिल ब्रेनेजन का छोटा भाई है। अब सीन शिफ्ट होता है, ब्रेनेजन और एडम को उनके ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ मैग भी आती है और वो आज होने वाली किसी पार्टी का जिक्र करती है। वो एडम से कहती है कि जल्दी काम खत्म करो और चलो। में वहाँ निक आता है और ऑफिस में चला जाता है। ये लोग उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं कि क्या ये यहाँ जॉब करता है। अब मैग उठकर एशली जो इसी ऑफिस में जॉब करती है उससे निक के बारे में पूछती है। एशली बताती है कि निक और बॉस पुराने दोस्त हैं। वो ये भी बताती है कि आज निक पार्टी में आएगा, तुम वहाँ उससे मिल सकती हो। अब इन सबको पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ निक भी मौजूद है। मैग अब एडम और ब्रेनेजन को बताती है कि निक काफी जबानें जानता है, वो बहुत बड़ी चीज है, वो आर्टिकल्स और बुक्स भी लिखता है और उसने एक यतीम बच्चे को जलती हुई बिल्डिंग से भी बचाया। हीरो की बात कर ही रहे होते हैं कि इनकी बॉस निक के साथ यहाँ आती है और इन सबका इंट्रोडक्शन निक के साथ करवाती है। अब इन तीनों को एक जगह बैठे बात करते दिखाया जाता है, जहाँ ब्रेनेजन और एडम मैग को कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम निक के बारे में तो नहीं सोच रही, क्या तुम उसके साथ प्ले करोगी। मैग कहती है कि नहीं, वो ऐसा बंदा नहीं, वो तो ऐसा बंदा है जिसके साथ जिंदगी गुजारी जाए। ये लोग इसकी बातों से काफी हैरान होते हैं, मगर फिर मैग कहती है कि नहीं, तुम लोगों ने ठीक कहा, मुझे इसके साथ प्ले ही करना चाहिए। अब इन तीनों को बार में निक के साथ बातें करते एंजॉय करते दिखाया जाता है। फिर एडम और ब्रेनेजन वहाँ से चले जाते हैं और अब मैग निक के साथ उसके घर चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर इन चारों को साथ दिखाया जाता है। अब यहाँ एडम बताता है कि मुझे कोई प्ले व्ले नहीं करना, मुझे एक लड़की मिल गई है। अब लिटिल और ब्रेनेजन चले जाते हैं और एडम और मैग चलते चलते आपस में बात कर रहे थे। मैग बताती है कि शायद मैं निक को पसंद करने लगी हूँ। एडम काफी हैरान होता है ये सुनकर। मैग अब निक की काफी तारीफें करती है और कहती है कि मैं 33 की हो गई हूँ, बस अब मैं थक गई हूँ, मुझे एक असली रिश्ता चाहिए। एडम कहता है ओके, तुम्हें निक चाहिए ना, मिल जाएगा। मैग बहुत खुश होती है और कहती है कि अब तुम मुंह नहीं कर सकते, अब हमें इस पर काम शुरू करना चाहिए। ये दोनों अपनी बाइसाइकिल्स लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब इन चारों को फिर साथ दिखाया जाता है, जहाँ ये लोग प्लान बनाते हैं कि किसने क्या क्या काम करने हैं। एडम अब लिटिल को कहता है कि तुमने निक पर दिन में नजर रखनी है कि वो कब और क्या क्या करता है, और ब्रेनेजन को काम मिलता है रात पर उस पर नजर रखने का कि वो किन किन को डेट्स करता है। मैग को काम मिलता है सिर्फ इस पर ऑनलाइन नजर रखने और इसके बारे में सर्च करने का, और एडम खुद कहता है कि मैं रीडिंग ड्यूटी पर हूँ, मुझे सारा डेटा भेजते जाओ, मैं प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा, फिर हम इस पर वर्क करेंगे। अब ये चारों मिलकर ऑफिस आते हैं अपने प्लान पर वर्क करने के लिए। यहीं लिटिल की मुलाकात एशली से होती है। फिर ये सब ऑफिस के एक रूम में निक के डेली रूटीन और बाकी सारी एक्टिविटीज पर बात करने लगते हैं, मगर ये अभी तक कोई प्रॉपर प्लान बनाने में कामयाब नहीं हुए थे। अब सीन शिफ्ट होता है और मैग को एडम के साथ बॉक्सिंग देखते दिखाया जाता है। वहीं इसके दिमाग में आइडिया आता है कि हमारा प्ले भी यही होगा, हम निक को हर तरह से जकड़ लेंगे। मैग को सारा प्लान बताते अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते दिखाया जाता है, जहाँ मैग उन्हें बताती है कि 17 को निक की एक बुक स्टोर में बुक रीडिंग है। 17 से पहले इन 8 दिनों में मैग वहाँ पर डेली जाएगी, ताकि ऐसा लगे जैसे वो रूटीन में वहाँ जाती है, और वो पूरे 8 दिन ऐसा ही करती है। अब प्लान के मुताबिक 17 को निक वहाँ आता है और बुक स्टोर के बाहर बैठे ब्रेनेजन और लिटिल अब मैग को मैसेज कर उसके आने की खबर देते हैं। फिर मैग उसे ऐसा फील करवाती है जैसे वो रोज यहाँ आती है, और बस अब निक से सरसरी सी बात कर वहाँ से चली जाती है। अब प्लान का नेक्स्ट स्टेप था निक को इग्नोर करना, और जॉगिंग पर मैग उसे ऐसा इग्नोर करती है जैसे उसने निक को देखा ही नहीं। अब इन चारों को प्लान पर आगे वर्क करते दिखाया जाता है, जिसके लिए मैग कहती है कि अब हमें एक लेडी की जरूरत है, लेकिन मैग की तो कोई फीमेल फ्रेंड है ही नहीं। लिटिल कहता है कि वो ऑफिस वाली एशले कैसी रहेगी। अब ये सब मिलकर एशले के पास आते हैं और उससे बात करते हैं। वो इनके प्लान का हिस्सा बनने को तैयार हो जाती है। फिर ये एक पार्क में जाते हैं जहाँ निक आने वाला था। वहाँ जाकर मैग एशले के साथ बैठ जाती है और निक से बस थोड़ी सी बात करके एशले की तबीयत खराब होने का ड्रामा करके ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब मैग को एक जगह दिखाया जाता है जहाँ एशले और उसके बाकी के दोस्त आकर मैग को बताते हैं कि आज निक एक डेट पर जा रहा है। ये लोग उसे डेट पर जाने से रोकने का प्लान बनाते हैं। जो लड़की निक के साथ डेट करने वाली थी वो दरअसल एक डॉक्टर है, और ये लोग उसे किसी तरह से उस म्यूजिकल शो से वापस बुलवा लेते हैं जहाँ उसकी निक के साथ डेट थी, और मैग वहाँ खुद पहुँच जाती है और निक को ऐसे मिलती है जैसे वो बाय चांस वहाँ मिली। इसके बाद निक उसे अपने साथ शो देखने का कहता है और वो उसके साथ बैठकर शो देखने लगती है। शो के बाद निक डिनर के लिए मैग को फिर से मिलने के लिए कहता है और वो हाँ कर देती है। मैग अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती दिखाई जाती है। अब वहीं एक लेडी ईगो आती है जो एडम से आकर बात करने लगती है। फिर एडम उसे सबसे मिलवाता है और बताता है यही है वो जिसके बारे में मैंने तुम सबसे जिक्र किया था, और इसे मैंने यहाँ इन्वाइट किया ताकि तुम सबसे मिलवा सकूं। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और मैग को निक के साथ दिखाया जाता है। ये दोनों काफी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। अब मैग आकर एडम से कहती है कि हमें मजीद प्लान पर वर्क करना चाहिए। वो कहती है कि तुम ईगो के साथ डिनर पर मुझे और निक को इन्वाइट करो। इन चारों को डिनर करते दिखाया जाता है। एडम जहाँ मैग की काफी तारीफें करता है। यहाँ एडम और मैग की केमिस्ट्री और बॉन्ड
बॉन्डिंग काफी अच्छी दिख रही थी। एडम अब निक को बताता है कि मैक ने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है अपनी फैमिली और उनकी यादों पर। निक कहता है कि अच्छा, फिर तो मैं उसे जरूर पढ़ूंगा। अब घर आकर एडम और मैक एक दूसरे से मैसेज पर बात करने लगते हैं। एडम यहाँ काफी खुश लग रहा था, जिसे ईगो बहुत गौर से देख रही थी और कुछ फील भी कर रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है और मैक को निक के साथ उसके घर दिखाया जाता है, जहाँ निक उसे बताता है कि आज रात वो उसका आर्टिकल पढ़ेगा। फिर मैक को अपने सब फ्रेंड्स के साथ बार में दिखाया जाता है, जहाँ एडम के पूछने पर मैक बताती है कि हाँ, आज रात निक मेरा आर्टिकल पढ़ेगा। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि वो वाकई पढ़ेगा, सिर्फ तुम्हें टाल रहा है। मैक कहती है कि नहीं, वो जरूर पढ़ेगा। इसके बाद मैक वापस निक के घर आ जाती है, जहाँ वो सो रहा था। सुबह उठने के बाद निक उसे बताता है कि उसने अपनी बुक पूरी लिख ली है और उसने मैक का आर्टिकल भी पढ़ लिया है। मैक सुनकर बहुत खुश होती है और निक से पूछती है कि तुम्हें आर्टिकल कैसा लगा, क्या तुम मुझे उस पर कुछ सजेस्ट करोगे। निक कहता है कि ठीक है, मैं रात को तुम्हें सारी सजेशन मेल कर दूंगा। मैक को बॉक्सिंग मैच शो में दिखाया जाता है। दरअसल वो उस पर भी आर्टिकल लिख रही थी। वहीं मैक को निक की मेल आती है, जहाँ उसने उसके आर्टिकल में बहुत सारी मिस्टेक्स को हाईलाइट करके सजेस्ट किया हुआ था। इसे देखकर मैक काफी अपसेट हो जाती है। अब मैक को वापस अपने घर दिखाया जाता है, जहाँ वो बहुत ज्यादा हर्ट लग रही थी। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और इन सब फ्रेंड्स को एक पार्टी में जाते दिखाया जाता है, जहाँ मैक भी काफी तैयार होकर आई थी। ये सब मिलकर पार्टी में अंदर चले जाते हैं, जहाँ निक पहले ही मौजूद था, क्योंकि ये पार्टी निक के ही लिए थी, क्योंकि उसकी बुक कंप्लीट जो हो गई थी। अब यही पार्टी में एडम बॉस को मैक के लिखे आर्टिकल्स के बारे में बताता है। मैक उसे काफी रोकती है, लेकिन वो बता देता है, जिस पर बॉस ये कहकर के जो कुछ तुमने लिखा है वो मुझे मेल कर देना, वहाँ से चली जाती है। मैक अब एडम से कहती है कि निक को वो पसंद नहीं आया, मतलब वो ठीक नहीं है। अब एडम मैक से पूछता है कि क्या तुम्हें निक ने ऐसा कहा कि वो आर्टिकल अच्छा नहीं। मैक उसे मोबाइल से वो मेल दिखाते हुए कहती है कि नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा, बस इसे रीराइट किया है, मैंने उससे सजेशन मांगा था। एडम उसे देखकर कहता है कि ये क्या है, ये सजेशन तो नहीं, उसने तो सभी कुछ तब्दील कर दिया। तुम्हारी फैमिली से जुड़ी यादें वो तो इसमें है ही नहीं, ये तुम्हारा लिखा हुआ आर्टिकल है ही नहीं। एडम काफी गुस्सा कर कहता है कि भाड़ में डालो उसे और वो दिखाओ जो तुमने लिखा था। अब वो मैक को समझाने लगता है कि तुम कर क्या रही हो, तुमने उसकी खातिर अपने आप को ही बदल डाला। उसने 5 पेजेस पढ़ने में इतना टाइम लगाया और फिर उसके अंदर इतनी सारी चेंजेस कर दी बिना तुमसे पूछे। तुम उसके लिए क्या कुछ नहीं कर रही, तुमने उसकी खातिर अपना खाना तक बदल दिया। बच्चों की तरह तुमने सारा प्लान किया, प्ले किया, ताकि तुम उसके दिल में अपनी जगह बना सको। और वो जो घंटों से यहाँ मौजूद है, उसने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। वो ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। पार्टी के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मैक फिर निक के घर उसके साथ मौजूद है। यहाँ वो निक से उसके आर्टिकल में चेंजेस करने के बारे में बात करती है और यहाँ इन दोनों की काफी जिद बहस होती है। उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी बॉस काफी सारे लोगों को जॉब से निकाल रही है, तो अगर तुम्हारा आर्टिकल अच्छा नहीं हुआ तो वो तुम्हें भी जॉब से निकाल देगी। मैक उसे कहती है कि मगर तुमने इसका जिक्र मुझसे पहले तो नहीं किया, और तुम्हें आर्टिकल में क्या पसंद नहीं आया। जिस पर निक कहता है कि मुझे पूरा आर्टिकल ही पसंद नहीं आया, तुम चाहो तो अपना लिखा हुआ आर्टिकल अपनी बॉस को देकर देख सकती हो कि क्या होता है। सब सुनकर मैक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि मैं सब कुछ खत्म कर रही हूँ। निक कहता है कि इसलिए कि मुझे तुम्हारा आर्टिकल पसंद नहीं आया। मैक कहती है कि नहीं, मुझे इसकी आदत है, बहुत सारे लोगों को मेरे आर्टिकल्स पसंद नहीं आते, लेकिन इस आर्टिकल से मेरे इमोशंस जुड़े थे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब मैक रेस्टोरेंट में आकर अपनी पसंद का खाना खाती है और आखिरकार अपना लिखा हुआ आर्टिकल वो बॉस को सेंड कर देती है। सुबह मैक को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ वो ब्रैनिगन के साथ बात कर रही थी। वो उससे कहता है कि मुझे काफी अफसोस हुआ, मैंने तुम्हें और एडम को इस तरह लड़ते हुए कभी नहीं देखा। मैक रोने लगती है और कहती है कि एडम सही था, निक ने मुझे कभी समझा ही नहीं, मैंने ब्रेकअप कर लिया है। अब ब्रैनिगन उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे वो पहले ही पसंद नहीं था, बहुत ही अकड़ है उसमें। अब बॉस मैक को अपने रूम में बुलाती है। मैक ये कहकर के मेरी जॉब अब जाने वाली है, बॉस के पास चली जाती है। बॉस अब मैक के लिखे आर्टिकल को बहुत ज्यादा अच्छा फीडबैक देती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ इसे ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें। वो मैक का प्रमोशन भी कर देती है। अब मैक को अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते दिखाया जाता है, लेकिन एडम वहाँ मौजूद नहीं था। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि ये लोग वहाँ ईगो को किसी और के साथ देखते हैं। उसके पास जाते हैं और मैक उसे कहती है कि तुम किसके साथ हो, तुम एडम को धोखा दे रही हो। वो इन्हें बताती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया। वो मैक से कहती है कि एडम तुमसे मोहब्बत करता है, और वो इनके बाकी के फ्रेंड्स को कहती है कि तुम सब पागल हो, इसे बताते क्यों नहीं। अब मैक अपने फ्रेंड से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों कहा। अब वो सब बारी बारी उसे बताते हैं कि हाँ ऐसा ही है, एडम तुम्हें लाइक करता है, वो बहुत पहले से ही तुमसे मोहब्बत करता है और शायद तुम भी करती हो। मैक यहाँ काफी सोच में पड़ जाती है। फिर वो अपने घर आकर इस बारे में सोचती है और वो रियलाइज करती है कि वो भी एडम से मोहब्बत करती है। अब सीन शिफ्ट होता है और ऑफिस में एडम को ब्रैनिगन के साथ दिखाया जाता है, जहाँ एशली आकर कहती है कि आज लिटल का बर्थडे है, उसके लिए एक प्लान बनाया है। अब ये तीनों मिलकर लिटल की आंखों और हाथ पर पट्टी बांधकर उसे वहाँ से ले जाते हैं और एक जगह ले आते हैं जहाँ मैक भी मौजूद थी। एशली कहती है कि ये सारा प्लान मैक का था। अब मैक एडम से बात करती है और उसे सारी पुरानी यादें याद दिलाने लगती है। वो कहती है कि मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना, तुम मुझे समझते हो, मेरी परवाह करते हो। फिर वो एडम को प्रपोज करती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।